3. संविधान की मुख्य विशेषताएं। वो भारतीय संविधान अपनी सामग्री और भावना में अद्वितीय है। हालांकि दुनिया के लगभग हर संविधान से उधार लिया गया है, भारत के संविधान में कई मुख्य विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों के संविधानों से अलग करती हैं। सबसे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान की कई मूल विशेषताओं, जैसा कि 1949 में अपनाया गया था, में कई संशोधनों, विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें और 100 पहले संशोधनों के कारण पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। वास्तव में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को संविधान के विभिन्न भागों में इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में परिवर्तनों के कारण लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की घटक शक्ति इसे संविधान की मूल संरचना को बदलने में सक्षम नहीं बनाती है। संविधान की मुख्य विशेषताएं। संविधान की मुख्य विशेषताएं, जैसा कि आज भी है, इस प्रकार हैं। 1. सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधानों को लिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे अमेरिकी संविधान, या अलिखित, जैसे ब्रिटिश संविधान। भारत का संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। यह एक बहुत व्यापक, विस्तृत और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना, 395 लेख, 22 भागों में विभाजित और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। वर्तमान में 2019 इसमें एक प्रस्तावना, लगभग 470 लेख, 25 भागों में विभाजित और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। 1951 से किए गए विभिन्न संशोधनों ने लगभग 20 अनुच्छेद और 1 भाग 7 को हटा दिया है और लगभग 95 अनुच्छेद, 4 भाग IXA, IXB और XIVA और 4 अनुसूचियों 9, 10, 11 और 12 को जोड़ा है। दुनिया के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। 4 कारकों ने हमारे संविधान के हाथी के आकार में योगदान दिया है। वे: 1. भौगोलिक कारक, यानी देश की विशालता और इसकी विविधता। B. ऐतिहासिक कारक, उदाहरण के लिए कि सरकार का प्रभाव। 1935 का भारत अधिनियम, जो भारी था। C. केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एकल संविधान। D. संविधान सभा में कानूनी दिग्गजों का प्रभुत्व। संविधान में न केवल शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं, बल्कि विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी हैं। इसके अलावा वे मामले जो अन्य आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में सामान्य कानून या स्थापित राजनीतिक सम्मेलनों पर छोड़ दिए गए हैं, उन्हें भी भारत में ही संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। 2. विभिन्न स्रोतों से लिया गया। भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को विभिन्न अन्य देशों के संविधानों के साथ साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम 5 से उधार लिया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने गर्व से प्रशंसा की कि भारत का संविधान दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को तोड़कर बनाया गया है। संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक हिस्सा, मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, अमेरिकी और आयरिश संविधानों से अपनी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। क्रमशः संविधान का राजनीतिक हिस्सा, कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध काफी हद तक ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR, अब रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान आदि के संविधानों से लिए गए हैं। संविधान का सबसे गहरा प्रभाव और भौतिक स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 है।
संघीय योजना, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन शक्तियां, लोक सेवा आयोग और अधिकांश प्रशासनिक विवरण इस अधिनियम से लिए गए हैं। संविधान के आधे से अधिक प्रावधान 1935 टू द पावर ऑफ 9 के अधिनियम के समान या समान हैं। 3. कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। संविधानों को भी कठोर और लचीले में वर्गीकृत किया गया है। एक कठोर संविधान वह है जिसके संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। दूसरी ओर एक लचीला संविधान वह है जिसे उसी तरीके से संशोधित किया जा सकता है जैसे सामान्य कानून बनाए जाते हैं, उदाहरण के लिए ब्रिटिश संविधान। भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला, बल्कि दोनों का संश्लेषण है। अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संशोधन का प्रावधान है। एक, कुछ प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, यानी सदस्यों के 2/3 बहुमत से। प्रत्येक सदन उपस्थित और मतदान और कुल का बहुमत। प्रत्येक सदन की सदस्यता। भी कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत से और कुल के आधे से अनुसमर्थन के साथ संशोधित किया जा सकता है। राज्यों। वहीं संविधान के कुछ प्रावधानों में साधारण विधायी प्रक्रिया की तरह संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। विशेष रूप से ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। 4. एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली की स्थापना करता है। इसमें एक संघ की सभी सामान्य विशेषताएं शामिल हैं, जैसे 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। हालांकि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मिक या गैर संघीय विशेषताएं शामिल हैं, जैसे एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान और इतने पर। इसके अलावा फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, जिसका तात्पर्य 2 चीजों से है। एक, भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा, किसी भी राज्य को महासंघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान को विभिन्न रूप में संघीय रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन भावना में एकात्मक अर्ध संघीय केसी वेयर, मॉरिस जोन्स द्वारा सौदेबाजी संघवाद, ग्रानविले द्वारा सहकारी संघवाद, आइवर जेनिंग्स द्वारा ऑस्टिन एक केंद्रीकरण प्रवृत्ति के साथ संघ और इसी तरह। 5. सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत के संविधान ने सरकार की अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को चुना है। संसदीय प्रणाली पर आधारित है। विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय का सिद्धांत, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली 2 अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर सरकार के 10 मॉडल, जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार के रूप में भी जाना जाता है। संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं। 1. नामात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति। बी. बहुमत पार्टी शासन। सी. विधायिका के लिए कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी। डी. विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। ई. प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। ज. निचले सदन, लोकसभा या विधानसभा का विघटन। भले ही भारतीय संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित है, फिर भी दोनों के बीच कुछ मूलभूत अंतर हैं।
उदाहरण के लिए, भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह एक संप्रभु निकाय नहीं है। इसके अलावा, भारतीय राज्य में एक निर्वाचित प्रमुख, गणराज्य, होता है, जबकि ब्रिटिश राज्य में वंशानुगत प्रमुख, राजशाही, होता है। संसदीय प्रणाली में चाहे भारत में हो या ब्रिटेन में, प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि राजनीतिक वैज्ञानिक इसे प्रधानमंत्री सरकार कहना पसंद करते हैं। 6. संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण। संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से जुड़ा है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के साथ जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के खिलाफ कानून की उचित प्रक्रिया प्रदान करता है। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय के ब्रिटिश सिद्धांत के बीच एक उचित संश्लेषण को प्राथमिकता दी है। संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का अमेरिकी सिद्धांत। सर्वोच्च न्यायालय एक ओर न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन कर सकती है। 7. एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक न्यायिक प्रणाली की स्थापना करता है जो एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। सुप्रीम कोर्ट देश में एकीकृत न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं। एक उच्च न्यायालय के तहत अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है, अर्थात जिला अदालतें और अन्य निचली अदालतें। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, अदालतों की यह एकल प्रणाली केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य के कानूनों को भी लागू करती है, जहां संघीय कानून संघीय न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं और राज्य के कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक संघीय अदालत, अपील की सर्वोच्च अदालत, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान ने अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए हैं। न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निश्चित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर आरोपित सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्च, न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर रोक, विधायिकाओं में सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास पर प्रतिबंध, सर्वोच्च न्यायालय में निहित अपनी अवमानना लिए दंडित करने की शक्ति, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना आदि। 8. मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3 सभी नागरिकों को 6 एक मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ए. समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18। बी. स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19-22। सी. शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 23-24। डी. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28। ई. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30 तथा च. संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए हैं। वे कार्यपालिका के अत्याचार और विधायिका के मनमाने कानूनों पर सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। वे प्रकृति में न्यायोचित हैं, अर्थात उनके उल्लंघन के लिए वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, जो अपने अधिकारों की बहाली के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेरणा और यथा वारंट जारी कर सकता है। हालांकि मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है और उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इसके अलावा वे पवित्र नहीं हैं और एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा कम या निरस्त किया जा सकता है।
अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर उन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित भी किया जा सकता है। 9. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डॉक्टर बी.आर. के अनुसार अंबेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक उपन्यास विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के भाग इव में किया गया है। उन्हें 3 व्यापक कैट अहंकार समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए हैं। वे भारत में एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि मौलिक अधिकारों के विपरीत निर्देश प्रकृति में गैर न्यायिक हैं, अर्थात उनके उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। फिर भी संविधान स्वयं घोषणा करता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसलिए वे अपने आवेदन के लिए राज्य के अधिकारियों पर एक नैतिक दायित्व लगाते हैं, लेकिन उनके पीछे असली ताकत मंजूरी राजनीतिक है, यानी जनमत। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर स्थापित है। 10. मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक आपातकाल 1975-77 के संचालन के दौरान जोड़ा गया था। 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा। संविधान का भाग, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 शामिल है, 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, अर्थात संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, सभी लोगों के बीच समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत आदि को संरक्षित करने के लिए। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का आनंद लेते हुए उन्हें अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना होगा। हालांकि निदेशक सिद्धांतों की तरह कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक हैं। 11. एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए खड़ा है। इसलिए यह किसी विशेष धर्म को भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में नहीं मानता है। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रकट करते हैं। 1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। बी. प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। सी. राज्य किसी भी व्यक्ति को समानता से पहले इनकार नहीं करेगा। कानून या कानूनों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। डी. राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। धर्म का आधार, अनुच्छेद 15। ई. सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। ज. सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार समान रूप से प्राप्त है, अनुच्छेद 25। ज. प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पास होगा अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार, अनुच्छेद 26। एच. किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। एक विशेष धर्म का प्रचार, अनुच्छेद 27। आय. राज्य द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, अनुच्छेद 28। आय. नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा,
लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 के सभी अल्पसंख्यकों को स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार होगा। अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान। अनुच्छेद 30 एक राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 प्राप्त करने का प्रयास करेगा। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म, जाति और राज्य राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव को दर्शाती है। धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय स्थिति में लागू नहीं होती, जहां समाज बहुधार्मिक है। इसलिए भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, यानी सभी धर्मों को समान सम्मान देना या सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करना। इसके अलावा संविधान ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पुरानी व्यवस्था 3 को भी समाप्त कर दिया है, यानी धर्म के आधार पर विधायिकाओं में सीटों का आरक्षण। हालांकि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सीटों के अस्थायी आरक्षण का प्रावधान करता है। 12 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है। प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, उसे जाति, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन आदि के किसी भी भेदभाव के बिना मतदान करने का अधिकार है। 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत देश के विशाल आकार, इसकी विशाल जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता और अत्यधिक निरक्षरता को देखते हुए एक साहसिक प्रयोग और अत्यधिक उल्लेखनीय था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को व्यापक बनाता है, आम लोगों के आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, समानता के सिद्धांत को कायम रखता है, अल्पसंख्यकों को उनके हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाता है और कमजोर वर्गों के लिए नई आशाओं और संभावनाओं को खोलता है। 13 एकल नागरिकता। हालांकि भारतीय संविधान संघीय है और दोहरी राजनीति, केंद्र और राज्य की परिकल्पना करता है, यह केवल एक नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है, बल्कि उस विशेष राज्य का नागरिक भी है जिससे वह संबंधित है। इस प्रकार वह दोनों के प्रति निष्ठावान है और अधिकारों के दोहरे सेट प्राप्त करता है, एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया गया और दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया। भारत में सभी नागरिक चाहे वे किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हैं और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। एकल नागरिकता और सभी लोगों के लिए समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भारत सांप्रदायिक दंगों, वर्ग संघर्षों, जाति युद्धों, भाषाई संघर्षों और जातीय विवादों का गवाह रहा है। इसका मतलब है कि एक अखंड और एकीकृत भारतीय राष्ट्र के निर्माण के लिए संविधान निर्माताओं के पोषित लक्ष्य को पूरी तरह से साकार नहीं किया गया है। 14 स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान न केवल सरकार, केंद्र और राज्य के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अंगों का प्रावधान करता है, बल्कि कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। उन्हें संविधान द्वारा भारत में सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के थोक कार्यों के रूप में परिकल्पित किया गया है। ये एक चुनाव आयोग, संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए। बी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की लेखा परीक्षा करने के लिए वह के रूप में कार्य करता है।
सार्वजनिक पद के संरक्षक और सरकारी व्यय की वैधता और औचित्य पर टिप्पणी। सी संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं 15 और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने और अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। डी राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य में राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने और अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने के लिए। संविधान विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जैसे कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर खर्च किए जाने वाले खर्च और इसी तरह। 15 आपातकालीन प्रावधान। राष्ट्रपति को किसी भी असाधारण स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाने के लिए भारतीय संविधान में विस्तृत आपातकालीन प्रावधान है। इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे तर्कसंगतता देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है। संविधान में 3 प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है, अर्थात ए युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह 6 अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल 16। बी राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 या केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफलता अनुच्छेद 365 के आधार पर राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन तथा सी भारत की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट के लिए खतरे के आधार पर वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। एक आपात स्थिति के दौरान केंद्र सरकार पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यह संविधान के औपचारिक संशोधन के बिना संघीय ढांचे को एकात्मक में बदल देता है। इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का संघीय सामान्य समय के दौरान से एकात्मक आपातकाल के दौरान में परिवर्तन भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। 16 त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से भारतीय संविधान किसी भी अन्य संघीय संविधान की तरह दोहरी राजनीति के लिए प्रदान किया गया था और इसमें केंद्र और राज्यों के संगठन और शक्तियों के संबंध में प्रावधान थे। बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने सरकार का एक तीसरा स्तर यानी स्थानीय जोड़ा है, जो दुनिया के किसी अन्य संविधान में नहीं मिलता है। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग आयX 17 और एक नई अनुसूची 11 जोड़कर पंचायतों, ग्रामीण स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। इसी तरह 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 18 और एक नई अनुसूची 12 जोड़कर नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। 17 सहकारी समितियां। 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में इसने संविधान में निम्नलिखित 3 परिवर्तन किए। 1. इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, अनुच्छेद 19। 2. इसमें सहकारी समितियों के प्रोत्साहन पर राज्य की नीति का एक नया निदेशक सिद्धांत शामिल था, अनुच्छेद 43B। 3. इसने संविधान में एक नया भाग जोड़ा जो सहकारी समितियां अनुच्छेद 243ZH से 243ZT के रूप में हकदार है। नए भाग में यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान हैं कि देश में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, पेशेवर, स्वायत्त और आर्थिक रूप से सुदृढ़ तरीके से कार्य करें। यह बहुराज्य सहकारी समितियों के संबंध में संसद और अन्य सहकारी समितियों के संबंध में राज्य विधानसभाओं को उपयुक्त कानून बनाने का अधिकार देता है। संविधान की आलोचना। भारत के संविधान, जैसा कि भारत की संविधान सभा द्वारा तैयार और अपनाया गया है, की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई है।
एक उदार संविधान। आलोचकों का मत था कि भारतीय संविधान में कुछ भी नया और मौलिक नहीं है। उन्होंने इसे उदार संविधान या उधार का थैला या हॉटपॉट संविधान या विश्व संविधानों के कई दस्तावेजों के चिथड़े के रूप में वर्णित किया। हालांकि यह आलोचना अनुचित और अतार्किक है। इसका कारण यह है कि संविधान निर्माताओं ने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए अन्य संविधानों से उधार ली गई विशेषताओं में आवश्यक संशोधन किए, साथ ही साथ अपने दोषों को भी टाला। संविधान सभा में उपरोक्त आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर बी.आर. मसौदा समिति के अध्यक्ष अंबेडकर ने कहा, कोई यह पूछना पसंद करता है कि क्या दुनिया के इतिहास में इस समय बनाए गए संविधान में कुछ नया हो सकता है। पहले लिखित संविधान का मसौदा तैयार होने में 100 साल से अधिक समय बीत चुका है। इसके बाद कई देशों ने अपने संविधानों को लिखित रूप में कम कर दिया है। संविधान का दायरा क्या होना चाहिए, यह लंबे समय से तय किया गया है। इसी तरह संविधान के मूल सिद्धांतों को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। इन तथ्यों को देखते हुए सभी संविधानों में उनके मुख्य प्रावधान समान दिखना चाहिए। इतनी देर से बनाए गए संविधान में केवल नई चीजें, यदि कोई हो सकती हैं, तो दोषों को दूर करने और देश की जरूरतों को समायोजित करने के लिए किए गए बदलाव हैं। उत्पादन का प्रभार मुझे विश्वास है कि अन्य देशों के संविधानों की एक अंधी प्रति संविधान के अपर्याप्त अध्ययन पर आधारित है। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। आलोचकों ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने इसमें शामिल किया है भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों की एक बड़ी संख्या। 1935 में भारत के संविधान में, इसलिए उन्होंने को बुलाया 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी या संशोधित के रूप में संविधान। 1935 के अधिनियम का संस्करण, उदाहरण के लिए एन. श्रीनिवासन ने देखा कि भारतीय संविधान भाषा और सार दोनों में 1935 के अधिनियम की एक करीबी प्रति है। इसी तरह एक ब्रिटिश संविधानविद सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि संविधान सीधे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से निकला है, जिसमें से वास्तव में इसके कई प्रावधानों को लगभग शाब्दिक रूप से कॉपी किया गया है। इसके अलावा संविधान सभा के सदस्य पी.आर. देशमुख ने टिप्पणी की कि संविधान अनिवार्य रूप से 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, जिसमें केवल वयस्क मताधिकार जोड़ा गया है। वही डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में उपरोक्त आलोचना का उत्तर निम्नलिखित तरीके से दिया। जहां तक है कि संविधान के मसौदे में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों का एक अच्छा हिस्सा पुनः प्रस्तुत किया गया है। मैं कोई माफी नहीं मांगता। इसमें कुछ भी नहीं है। उधार लेने में शर्म आती है। इसमें कोई साहित्य चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। मुझे इस बात का खेद है कि भारत सरकार के विज्ञापन 1935 से लिए गए प्रावधान ज्यादातर प्रशासन के विवरण से संबंधित हैं। 20(3) अन इंडियन या एंटी इंडियन। आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान अन इंडियन या एंटी इंडियन है क्योंकि यह राजनीतिक परंपराओं और भारत की भावना को नहीं दर्शाता है। उन्होंने कहा कि संविधान की विदेशी प्रकृति इसे भारतीय स्थिति के लिए अनुपयुक्त या भारत में अनुपयोगी बनाती है। इस संदर्भ में संविधान सभा के सदस्य के हनुमंतैया ने टिप्पणी की, हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हमारे पास एक अंग्रेजी बैंड का संगीत है। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को इस तरह से शिक्षित किया गया था। 21 इसी तरह संविधान सभा के एक अन्य सदस्य लोकनाथ मिश्रा ने संविधान की आलोचना पश्चिम की गुलामी की नकल, पश्चिम के लिए एक गुलामी से अधिक आत्मसमर्पण के रूप में की। 22 इसके अलावा
संविधान सभा के सदस्य लक्ष्मी नारायण साहू ने भी कहा, जिन आदर्शों पर यह संविधान का मसौदा तैयार किया गया है, उनका भारत की मूल भावना से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। यह संविधान उपयुक्त साबित नहीं होगा और लागू होने के तुरंत बाद टूट जाएगा। 4. एक गैर गांधीवादी संविधान। आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान गैर गांधीवादी है क्योंकि इसमें भारतीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शन और आदर्श शामिल नहीं हैं। उनका मत था कि संविधान को ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों पर बनाया जाना चाहिए था। इस संदर्भ में संविधान सभा के वही सदस्य के हनुमंतैया ने कहा, यह ठीक वैसा ही संविधान है जैसा महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और इसकी परिकल्पना नहीं की थी। 24 प्रकाशम संविधान सभा के एक अन्य सदस्य ने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। गांधीवादी आंदोलन में अंबेडकर की गैर भागीदारी और गांधीवादी विचारों के प्रति विरोध के लिए चूक। 25 5. हाथी का आकार। आलोचकों ने कहा कि भारतीय संविधान बहुत भारी और बहुत विस्तृत है और इसमें कुछ अनावश्यक तत्व शामिल हैं। सर आइवर जेनिंग्स, एक ब्रिटिश संविधानवादी, ने देखा कि उधार लिए गए प्रावधान हमेशा अच्छी तरह से चुने नहीं गए थे और संविधान आमतौर पर बोल रहा था, बहुत लंबा और जटिल था। 26 इस संदर्भ में एचवी संविधान सभा के एक सदस्य कामत ने टिप्पणी की, हमने अपनी सभा के लिए जो प्रतीक और शिखा चुनी है वह एक हाथी है। यह शायद इसके अनुरूप है कि हमारा संविधान भी दुनिया में सबसे बड़ा है। 27 उन्होंने यह भी कहा, मुझे यकीन है सदन इस बात से सहमत नहीं है कि हमें संविधान को एक हाथी वाला बनाना चाहिए। 28 6. वकीलों का जन्नत। आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान बहुत कानूनी और बहुत जटिल है। उनका मत था कि संविधान में अपनाई गई कानूनी भाषा और पदावली इसे एक जटिल दस्तावेज बनाती है। वही सर आइवर जेनिंग्स ने इसे वकील का स्वर्ग कहा। इस संदर्भ में एचके संविधान सभा के सदस्य माहेश्वरी ने कहा, मसौदा लोगों को अधिक मुकदमेबाजी, कानून अदालतों में जाने के लिए अधिक इच्छुक, कम सच्चा और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन करने की संभावना कम करता है। अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ, मसौदा वास्तव में एक वकील का स्वर्ग है। यह मुकदमेबाजी के विशाल रास्ते खोलता है और हमारे सक्षम और सरल वकीलों को करने के लिए बहुत काम देगा। 29 Similarly, P.R. Deshmukh, another member of the Constituent Assembly, said, I should, however, like to say that the draft of the articles that have been brought before the House by Dr. Ambedkar seems to my mind to be far too ponderous, like the ponderous tomes of a law manual. A document dealing with the Constitution hardly uses so much of padding and so much of verbiage. Perhaps it is difficult for them to compose a document which should be, to my mind, not a law manual but a socio-political document, a vibrating, pulsating and life-giving document. But, to our misfortune, that was not to be, and we have been burdened with so much of words and words which could have been very easily eliminated. 30. Table 3.1 The Constitution of India at a glance. Parts. Subject matter. The Union and its territory. Citizenship. Fundamental rights. Directive principles of state policy. IVA. V. Fundamental duties. The Union government. Chapter 1 The Executive. Chapter 2 Parliament. Chapter 3 Legislative powers of President. Chapter 4 The Union Judiciary. Chapter 5 Controller and Auditor General of India. V. The State Governments. Chapter 1 General. Chapter 2 The Executive. Articles. Covered. 1 to 4. 5 to 11. 12 to 35. 36 to 51. 51A. 52 to 151. 52 to 78. 79 to 122. 123.
124 to 147, 148 to 151, 152 to 237, 152, 153 to 167,